नमस्ते दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। फिर हाज़िर हूँ आपके सामने 3 मुद्दों पर अपना नज़रिया पेश करने के लिए। सबसे पहला जो मुद्दा है, वो है नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के आस-पास जो एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी ये दरख़्वास्त है आपसे कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जो 30-35 मिनट्स का है, जिसमें मैंने जो नए कानून हैं, उनको पूरी तरह से एनालाइज़ किया है, उनके प्रोज़, कॉन्स और क्या उससे फ़ायदा हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, ये समझाने की और एक ही बहुत ही अनबायस्ड और क्रिटिकल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आप ज़रूर उसे पहले देखिए अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के साथ इसके डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शंस में ऐड कर दूँगा। तो जैसा आप जानते हैं प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी वहाँ पर असुविधा भी हो रही है क्योंकि सड़क वगैरह बंद है, रेल्स बंद है और सेंटिमेंटल इश्यू है, लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं। एक बार-बार मैं विजुअल देख रहा हूँ कि एक पुलिस वाले के हाथ में डंडा है और एक बूढ़ा सिख फार्मर जो है किसान वो वहाँ से जा रहा है। और ऐसे विजुअल जो हैं वो कोई एक ऐसा दृष्टि एक ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे कि बहुत ही अत्याचार या एट्रोसिटीज़ वहाँ लोगों पर हो रही है। पिछले वीडियो में जिसकी मैंने अभी बात की, उसपे मैंने ये बात स्पष्ट तौर पे बताई है कि हमारे फार्मिंग सेक्टर का हाल वैसे भी बहुत खराब है। जब ये नए कानून आए, सारी की सारी इसकी जो दिशा है और इसकी जो मंशा है, वो ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है फार्म सेक्टर को सस्टेन करना। पहले जो थोड़ा-सा प्रोटेस्ट हमने पार्लियामेंट में सुने थे इसके खिलाफ, वो ये थे कि एमएसपी पर ये एमएसपी को निकालने की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा कि एमएसपी तो एक तरह से मिनिमम सुसाइड प्रिवेंशन प्राइस के तौर पे उसे हमें देखना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एमएसपी। वो तो ये है कि देश में फसल बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके गेहूँ और चावल की और उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। और ना ही हमारे पास उसे स्टोर करने की या उसे कहीं रखने की या कहीं और बेचने की कोई सहूलियत है। तो हर साल हज़ारों, लाखों टन जो गेहूँ और चावल है वो सड़ते रहते हैं गोडाउनों में। लेकिन हम किसानों को ये कहते हैं कि हमें ज़रूरत हो या ना हो, हम आपको एक एमएसपी दे देंगे ताकि आपके हाथ में कुछ तो पैसा आए। तो एमएसपी जो है उसको अगर आप एक इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से देखें दैट इज़ इट्स अ सोशलिस्ट यानी कि ऑलमोस्ट एक कम्युनिस्ट पॉलिसी है कि टैक्स पेयर का पैसा लो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो उन लोगों में जिन्होंने बहुत ही अगर मैं क्रिटिकली या टेक्निकली कहूँ, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे उनको पैसा मिलना चाहिए। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अ, थोड़ा-सा इसमें एक सेंटिमेंट को साइड में रख के हमें सोचना चाहिए, कितनी देर हम इकोनॉमी को इस तरह से सस्टेन कर सकते हैं। आज जो फार्मर ग्रुप्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें बहुत तरह के लोग हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो होंगे ही, वो भी मैंने बात पहले कही है, इसलिए होंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रेवेन्यू है, वो मंडियों से, एपीएमसी मार्केट से बहुत आता है और दे विल बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड। तो उनका जो रिएक्शन है वो तो थोड़ा जस्टिफाइड है। उसके लिए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट को सीधा उनसे बात करनी चाहिए कि आपका 1500 करोड़ का साल का घाटा होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है? वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर कोई फार्मर जो है वो मंडी में जाके ना बेचे। देखिए फार्मर को जहाँ मर्ज़ी वहाँ बेचने की इजाज़त है। मंडी में तभी नहीं बेचेगा अगर उसके पास कोई और ऑप्शन है जो उससे बेहतर ऑप्शन विकल्प है। तो अगर मंडी में कोई फार्मर ना बेचे, तो जो कमीशन आती है मंडी से और जो टैक्स आता है और सेस लेती है गवर्नमेंट्स, वो ज़ीरो हो जाएगा। दैट इज़ अराउंड 15 टू 3000 करोड़ पंजाब और हरियाणा के बीच में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कह देना चाहिए कि वो जितना आपका शॉर्टफॉल होगा, वो हम आपको दे देंगे। वर्स्ट केस तो चलो मतलब ये हो जाए कि आप लोग शांत हो जाओ, ऐसा नहीं कि आपके 3000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। वैसे पंजाब इज़ द मोस्ट इंडेटेड स्टेट इन इंडिया तो कोई मतलब वहाँ थोड़ा और घाटा हो जाए उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो दे आर ऑलरेडी नेक डीप इन लोन्स। तो उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, आर्थिक स्थिति वो कोई ख़ास नहीं है। किसी भी राज्य की नहीं है लेकिन पंजाब की सबसे खराब है। एमएसपी जो है, एमएसपी की जो डिमांड है, वो अभी नहीं आई है। पहले उन्होंने कहा कानून में डालिए। अब कानून में नहीं डाल सकते क्योंकि ये कानून एमएसपी के बारे में नहीं है और ना ही एमएसपी के बारे में कोई और कानून है। एमएसपी इज़ अ प्रैक्टिस जो लागू की गई है और चल रही है। तो ना ये कानून उसे लेजिस्लेट करता है और ना ही ये उसे बैन करता है यानी कि डीरेगुलेट करता है या उसे निकाल देता है।
तो इस कानून में या इन 3 कानूनों में एमएसपी को लाना इसकी ना कोई गुंजाइश थी और ना कोई गुंजाइश है। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार ने ये कोई ऐसा नी जर्क रिएक्शन करके उसमें एमएसपी का ज़िक्र नहीं कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही ये कहा है कि एमएसपी की जो प्रैक्टिस है वो चलती रहेगी और इस कानून का वैसे भी उस पर कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है, क्योंकि वो कानूनी तौर पर गारंटीड नहीं है। इट इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, नॉट अ मैटर ऑफ लॉ। अब जो फार्मर ग्रुप्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी इसको आप कानून बना दीजिए। तो पहले जो बात थी वो इन कानूनों के खिलाफ थी। अब जो बात है वो ये है कि आप एक नया कानून बनाइए, ये तो सब छोड़िए, आप एक नया कानून बनाइए और हमें गारंटी कीजिए एमएसपी। सो दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। अब बात को समझिए, वो रिफॉर्म एक्ट की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप हमें गारंटीड बाय लॉ मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी कीजिए और ना ही सिर्फ व्हीट और राइस के लिए, कई सारे ग्रुप्स जो हैं वो वेजिटेबल्स वगैरह के लिए भी कर रहे हैं। हालाँकि पंजाब में ज़्यादा उगते नहीं है सब्जियाँ और दाल वगैरह, ज़्यादा चावल और गेहूँ ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक हाथ पर हम रिफॉर्म स्टेप ले रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए तो उससे उम्मीद ये है कि आपको एमएसपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो आए ना आए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें आप एमएसपी जो है गारंटी कीजिए। तो सवाल ये उठता है कि हमें एक देश की अगर हम नज़र से देखें तो किस तरफ जाना है? क्या हमें रैशनलाइज़ेशन ऑफ इकोनॉमी और मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ जाना है, या हमें सोशलिस्ट पॉलिसीज़ की तरफ जाना है जहाँ पर फंडामेंटल उसका ये रहेगा कि आप इंडस्ट्री से या टैक्स पेयर जो है भी हम जो भी हमारा बेस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वहाँ से पैसा लेके आप गारंटीड फार्म इनकम दीजिए। मेरी ज़ाती राय इसमें ये है कि आप एमएसपी को लेजिस्लेट मत कीजिए। आश्वासन प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर वो काफ़ी नहीं है, तो आप डायरेक्ट मिनिमम इनकम फॉर फार्मर्स गारंटी स्कीम बनाइए। वैसे भी एमएसपी थोड़ी देर पहले मैंने ज़िक्र किया, वो इसलिए है कि आप फार्मर जो है भूखा ना मर जाए, क्योंकि वैसे उसकी जो उत्पाद है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसके लिए कोई खरीदार है ही नहीं। तो एमएसपी के चक्कर में जाने से ये बेहतर है कि फ़िलहाल से मेरा मतलब ये है कि जब तक ये कानून जो है इनका फ़ायदा ग्राउंड पर नहीं आता, जो अब तक तो नहीं आया है और ना ही अभी आएगा कुछ महीनों में, कुछ सालों में। तो आप मिनिमम फार्मर्स इनकम गारंटी कर दीजिए कि आप अगर फार्मर हैं, तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है आपके खाते में डायरेक्ट मिल जाएगा। एमएसपी एक तरह से वही है, लेकिन एमएसपी में और झमेला है, क्योंकि यू आर ऑब्लाइज्ड कि वो आप जाके सामान प्रोक्योर करो, फिर उसको स्टोर करो, उस सामान जिसकी आपको पहले ज़रूरत ही नहीं है। तो इन समरी, आप फार्मर्स को एक मिनिमम इनकम प्रोटेक्शन दीजिए, एमएसपी के ज़रिए देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो कानून है इन्हें बरकरार रखिए, क्योंकि ये कानून एक मौका देते हैं देश को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट करने का फार्म सेक्टर की तरफ, जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। दोबारा एक बार रिपीट करूँगा कि अगर आपने पिछला वीडियो और एनालिसिस नहीं देखा है इस मुद्दे पर, तो ज़रूर देखिए। दूसरा मुद्दा जो है वो है उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन कानून बनाया गया है लव जिहाद के खिलाफ। अम, मैं जब मुझे वक़्त मिलेगा तो पूरा एक लव जिहाद पे डिटेल्ड एनालिसिस बनाऊँगा, क्योंकि मैं इस ना टर्म का कोई फ़ैन हूँ और ना ही मैं समझता हूँ कि जो मीडिया में इसे पोर्ट्रे किया जाता है वो हकीकत है। तो कानून ये है कि अगर कोई इंटर रिलीजियस शादी हो रही है, तो जो कन्वर्जन हो रहा है, और कन्वर्जन जनरली जो है वो हिंदू जो हैं वो मुसलमान या क्रिश्चियन बनते हैं। उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियन नहीं है ज़्यादा, तो हिंदू जो है मुसलमान बनते हैं। तो अगर कन्वर्जन हो रहा है तो उसकी आप पहले मजिस्ट्रेट को नोटिस दीजिए। 60 डेज़ तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके बाद कन्वर्जन होगा और कन्वर्जन का मजिस्ट्रेट आपको सर्टिफ़िकेट देगा और वो प्री-रिक्विज़िट है शादी करने के लिए। अब मेरी इस पे 2 बहुत छोटी सी प्रतिक्रियाएँ हैं। एक तो ये है कि जो पर्सनल अफ़ेयर्स हैं इंसान के, यानी कि मेरा मज़हब क्या है, मुझे किससे शादी करनी है, इस पे मेरे ख़्याल से स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अ, किसी इंसान को अगर किसी से शादी करनी है और उसके लिए वो अपना मज़हब तब्दील करना चाहता है, तो सवाल ये नहीं है कि वो मज़हब तब्दील करना चाहता है या नहीं करना चाहता है या कैसे करना चाहता है, सवाल ये है कि वो क्यों करना चाहता है? और ये मुश्किल सवाल है जिस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो यूनिडायरेक्शनल कन्वर्जन की बात आ जाती है कि हर हिंदू जो है वो मुसलमान बनने के लिए तैयार है शादी करने के लिए, कोई मुसलमान हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं है या बहुत कम है।
और उसकी वजह ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान है, कोई साजिश है हिंदुओं के खिलाफ। वजह ये है कि वो जो हैं, ये कंज़र्वेटिव और रिग्रेसिव कम्युनिटीज़ हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अपने रिलिजन को लेकर, और वो उनके जो घर होते हैं, अगर एक हम सिनेरियो इमेजिन करें कि लड़का जो है मुसलमान है, लड़की जो है हिंदू है, 1 सेकंड के लिए, उल्टा भी हो सकता है। लेकिन उल्टा अक्सर होना तकरीबन नामुमकिन है बिकॉज़ ऑफ सोशल प्रेशर्स। तो अगर हम ये सिनेरियो इमेजिन करें, तो जो लड़का है वो बेसिकली वो लड़की को कबूल इसी बुनियाद पे करेगा, और अब उसके घरवाले इसी बुनियाद पे करेंगे अगर वो उसके मज़हब में शामिल हो जाए। अब प्यार के लिए अक्सर लोग ये कर देते हैं, और जो हिंदू होते हैं वो वैसे भी अपने मज़हब को अपने स्लीव पर लेके नहीं घूमते, तो उनके लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं मुसलमान बन जाऊँ या क्रिश्चियन बन जाऊँ। अगर मुझे उस इंसान के साथ रहने का और ज़िंदगी बिताने का मौका मिलता है, जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो सवाल ये नहीं है कि ये फ़ोर्स्ड है, कोर्स्ड है, अनफ़ोर्स्ड है, ये बकवास है। सवाल ये है कि इंटर रिलिजियस मैरेजेज़ को आप ट्रीट किस तरह से करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में स्पेशल मैरेजेज़ एक्ट है 1950 का, मेरे ख्याल से, या 55 का, जिसके तहत अगर 2 समुदाय या 2 दूसरे गैर मज़हबी लोगों को आपस में शादी करनी है, तो वो स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। ये प्रोविज़न ऑलरेडी है। हाउएवर होता ये है कि जब ये कन्वर्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं करना चाहते। वो शादी पर्सनल मैरिज एक्ट के तहत करना चाहते हैं। यूजुअली या तो इस्लामिक लॉ के तहत या क्रिश्चियन लॉ के तहत। हो सकता है हिंदू पर्सनल लॉ के तहत भी, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं जिससे शादी कर रहा हूँ वो लड़की हिंदू है, आई हैव एन ऑप्शन कि मैं उससे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करूँ, ठीक है? जो कानून है, उसमें किसी को धर्म परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऑप्शन की बात नहीं है, बात ये है कि वो जो आदमी है, वो चाहता है कि सामने वाला कन्वर्ट करे ताकि उसे सोशल एक्सेप्टेंस मिले, ताकि वो अपने परिवार में शामिल उसे कर पाए, और ये प्रेशर्स होते हैं लोगों पर। और ऑप्शन होने के बावजूद लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको मेरा धर्म, मेरा मज़हब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद वो जो शादी है, वो उस मज़हब के पर्सनल कानून के तहत करते हैं, ना कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। सो द प्रोविज़न टू मैरी एज़ अ सेक्युलर कपल, इंटर रिलिजियस सेक्युलर कपल exists. Yet people choose to marry after converting. Now people choose to marry after converting, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता कि इसमें और कोई कानून बनाने की ज़रूरत है या गुंजाइश है, ये सोशल प्रॉब्लम है। या तो आप ये कहिए कि शादी जो है वो कन्वर्जन उसमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अगर आपका ओरिजिनल रिलिजन क्रिश्चियन था और या हिंदू था, और आपके पार्टनर का ओरिजिनल रिलिजन मुस्लिम है या इस्लाम है, आपको शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही करनी पड़ेगी, या तो आप ऐसा कानून बना दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि वो कानून जो है हमारे फंडामेंटल राइट टू रिलिजन, ऑफ फ्रीडम टू चूज़ एंड प्रोपेगेट वन्स रिलिजन, इसके बरक्स जाएगा। तो ये हम कर नहीं पाएँगे अनलेस कि वो उस तरह से कुछ चेंज किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बहुत अनलाइकली है। इस तरह के कानून की ना कोई आवश्यकता है, ना इसका कोई फ़ायदा होने वाला है। ये हमारा एक, मैं इसको कहता हूँ, दिस इज़ आवर कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन। हम फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वन वे ट्रैफ़िक होता है कन्वर्जन, वो वन वे ट्रैफ़िक किसी और वजह से होता है, क्योंकि वो जो सामने दूसरे फ़ेथ्स हैं, वो बहुत कंज़र्वेटिव हैं, और वो चाहते हैं कि सामने वाली जो पार्टी है, वो हमारा व्यू पॉइंट पहले इख्तियार करे, उसके बाद हम उसे अपने साथ शामिल करने की सजेशन या ये सोच सकते हैं कि वो हमारे परिवार में आए या हमारे घर में आए। जब तक वो माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते, कानूनों से ये प्रॉब्लम जो है, ये हल नहीं होने वाली। लव जिहाद पे और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आई अपोज़ दिस लॉ इन उत्तर प्रदेश। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और जो कोई जेन्युइन कपल्स हैं जो शादी करना चाहते हैं, आप उनको हैरेस करेंगे, उनको और कागज़ी और सरकारी दफ़्तरों में भेजेंगे, वहाँ और करप्शन होगा। और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो टारगेट करते हैं इंटर करने से रिलीजियस मैरिजेस को, आप उनको एम्बोल्डन करेंगे कि वो दूसरों की शादी में जाके दखल-अंदाज़ी करें, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। तीसरा और आखिरी मुद्दा रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल हिंदुत्व के टॉपिक्स चल रहे हैं, वो ये है कि कर्नाटक में एक नया अम, एंटी स्लॉटर, काऊ स्लॉटर, एक्चुअली एंटी कैटल स्लॉटर कानून बनाया गया है।
और कई लोग उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं। चिदम्बरम ने कह दिया ये डेमोक्रेसी नहीं है। हालाँकि चिदम्बरम साहब की बात को थोड़ा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में कोई ख़ास नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि 1964 एक्चुअली उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये कहा गया है कि स्टेट यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया ये कोशिश करेगा कि काऊ स्लॉटर बैन किया जाए। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बाहर और एक्चुअल फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में तकरीबन ऐड हो गया था। और मुसलमान जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। वो अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई मत कीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डालिए, ताकि हर स्टेट अपना डिसीजन ले सके। आई थिंक दैट वाज़ अ वाइज़ डिसीजन, बट मैं सिर्फ बैकग्राउंड के तौर पे ये कह रहा हूँ कि इट वाज़ ऑलमोस्ट एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर, नॉट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो स्टेट्स को अपना हक है, हर स्टेट का अपना कानून है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया उनका कोई ना कोई कानून है काऊ या कैटल स्लॉटर को लेके। कई जगह पर बिल्कुल ही बैन है, कई जगह पर इस पे कंडीशंस होती हैं कि कितने उम्र के तक के जानवर को आप स्लॉटर कर सकते हो, उससे बाद नहीं कर पहले नहीं कर सकते, बाद नहीं कर सकते वगैरह। कई जगह इसकी जो सज़ाएँ हैं वो सिर्फ़ फ़ाइन है और कई जगह जैसे कि ये कर्नाटक का नया कानून है वहाँ ये कॉग्निज़ेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। तो इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रिक्ट पेनल्टी जो आपको मिल सकती है, अगर आपने इसका उल्लंघन किया। तो कानून जो है 1964 में कर्नाटक में पहले से था। उस कानून के तहत भी काऊ स्लॉटर बैन था। उसमें कैटल नहीं था, काऊ था यानी कि बफ़ेलो मीट जो है वो स्लॉटर करना अलाउड था। और ये बात ध्यान में रखिए कि बीफ जो इंडिया में बहुत सारा कंज़्यूम तो ख़ैर बहुत सारा प्रोड्यूस होता है, बहुत एक्सपोर्ट होता है, वो जनरली बफ़ेलो मीट का होता है जिसको कैरा बीफ किया कहा जाता है, ना कि काऊ मीट का। काऊ मीट है लेकिन बहुत कम है। अम जो पिछला कानून है 64 का, उसे 2010 में भी बीजेपी ने चेंज करने की कोशिश की थी, नहीं हो पाया। अभी इन्होंने दोबारा ये ऑर्डिनेंस लाए हैं 2020 में, जिसके तहत ऑल कैटल स्लॉटर विल बी बैन्ड यानी कि किसी भी तरह की गाय और ना कि सिर्फ गाय, बुल, बफेलोज़ वगैरह इन सब का भी स्लॉटर जो है वो बैन कर देंगे और उसकी सज़ा भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अच्छा कानून है? अभी अच्छा-बुरा मुझे नहीं पता। फंडामेंटल सवाल ये है कि एज़ अ कंट्री, एज़ अ पीपल हमें क्या एक्सेप्ट करना है? एज़ अ रैशनल पर्सन मैं ये नहीं देखना चाहता कि बीजेपी के कोई या कोई लोकल लोग जो हैं वो गाय को लेके लेजिस्लेटिव असेंबली में जा रहे हैं विधानसभा में कर्नाटक की और वहाँ उसकी आरती कर रहे हैं वगैरह। मुझे लगता है ये हिंदू फिलॉसफी, हिंदू धर्म की मॉकरी है। एंड एज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिंदू फिलॉसफी एंड हिंदू थॉट मैं नहीं मानता कि काऊ का हमारे धर्म में उस तरह का होली पोज़ीशन है, जिस तरह का आजकल बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जाके उसको माला पहना के आरती कर की जाती थी काऊ की। अम, और इसीलिए मैं ये पूछता हूँ कि जो सवाल है वो ये है कि इज़ काऊ एन होली एनिमल? अगर होली है, तो आप बोल दो होली है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दो, जो अम्बेडकर ने कहा मत डालिए। सो यू विल बी गोइंग अगेंस्ट दैट पॉलिसी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें उसे होली नहीं ट्रीट किया जाता है, उसमें इकोनॉमिकली ट्रीट किया जाता है कि ये मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है और इसके फ़ायदे ज़िंदा रखने से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर्ड टू मीट। मीट आपको और भी जगहों से मिल सकता है, काऊ प्रोड्यूसिंग एनिमल है, उसकी गोबर भी काम आती है, तो इसको मत मारो। ये बुनियाद थी उसकी। और वर्थ मेंशनिंग कि मोहम्मद साहब की प्रॉफेट मोहम्मद की भी एक हदीथ है, जिसके तहत इसी तरह का डायरेक्शन मुसलमानों को भी दिया गया है कि गाय जो है, वो दूध देने वाला जानवर है, ना कि गोश्त के लिए उसे इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज़ में गाय नहीं खाई जाती। बुल्स मारे जाते हैं और ऑफ कोर्स बफेलोज़ वगैरह मारी जाती हैं। गाय वगैरह का जो है वो इंडिया में ज़्यादा है, थोड़ा मुसलमानों में, वो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ हॉस्टिलिटी। उसमें कोई इस्लामिक व्यू पॉइंट नहीं है, कोई मुसलमान के लिए गाय खाना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि गाय नहीं खानी चाहिए, एट लीस्ट एक स्कूल व्यू पॉइंट तो ये है इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट में। तो हमें एज़ अ कंट्री ये डिसाइड करना है कि क्या ये होली इश्यू है या इकोनॉमिक इश्यू है। पर्सनल मेरी व्यू इस पर ये है कि राजीव मल्होत्रा साहब ने एक बार बहुत ब्यूटीफुली समझाया था कि ना ये होली इश्यू है, ना ही ये इकोनॉमिक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए होली है, कुछ लोगों के लिए इकोनॉमिक भी है। लेकिन इकोनॉमिक में आपको दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा, वो सारे लोग जो स्लॉटर इंडस्ट्री और मीट एक्सपोर्टिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं। मल्होत्रा साहब ने ये कहा था कि ये कल्चरल इश्यू है।
बिल्कुल उसी तरह जैसे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ मैं बैठा हूँ या अमेरिका में, जहाँ कुत्तों को नहीं मारा जाता है मीट के लिए। चाइना में मारा जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इट इज़ ऑफेंस, इट यू कैन बी सेंट टू जेल और $22,000 आपको फाइन हो सकता है, अगर आपने कुत्ते को स्लॉटर किया तो। तो क्यों नहीं कर सकते? कुत्ते को स्लॉटर क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब कुत्ता क्या होली है क्रिश्चियनिटी में या ऑस्ट्रेलियन कल्चर में? नहीं, होली नहीं है और ना ही उसका कोई मज़हबी ताल्लुक है। इट्स अ कल्चरल थिंग कि डॉग जो है वो एक लॉयल एनिमल माना जाता है, मैन्स बेस्ट फ्रेंड उसे कहा जाता है और इन सोसाइटीज़ में उसकी एक फैमिली में जगह है। और ये कंसिडर करना कि आप किसी फैमिली मेंबर का कत्ल करके उसे खा लो, ये थॉट जो है ये अनएक्सेप्टेबल है, इसीलिए स्लॉटर बैंड है। तो मेरा मानना ये है और मैं बिल्कुल राजीव मल्होत्रा जी की बात से इसमें सहमत हूँ कि यही बात जो है हिंदुस्तान के लिए अप्लाई करती है, एट लीस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट। एक्सेप्शंस हर जगह हैं, नॉर्थ ईस्ट में है, कहीं साउथ में भी हैं। लेकिन गाय जो है वो बेसिकली एक कल्चरल फिनोमेना है, फैमिली का हिस्सा है। लोग घर पे गाय रखते थे, उससे दूध पीते थे। तो उस जानवर को मारना जो है वो इट्स अ सेंसिटिव इश्यू, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके परिवार का हिस्सा है, आपके कल्चर का हिस्सा है। तो शायद अगर हम इसे इस लिहाज से देखें काउ स्लॉटर के इश्यू को, तो मुझे लगता है कि वी कैन फाइंड अ मोर रैशनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जो ना होलीनेस और गाय की आरती की तरफ जाता है और ना प्योरली इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए जाता है, क्योंकि जो सच है वो कहीं इन दोनों के बीच में है और हमें इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उस बात को सामने रखते हुए या तो सेंट्रल लेजिस्लेशन लाना चाहिए या जैसा आजकल जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेमवर्क दिया है, स्टेट्स को अपना लेजिस्लेशन बनाना चाहिए। अम, तो ये 3 मुद्दे थे जिस पर मैं आपसे आज बात करना चाहता था। उम्मीद है कि आपको पसंद आए। 2 मुद्दे जो हैं फार्म वाले और लव जिहाद वाला जो ये एंटी कन्वर्जन बिल है, इन पर मैं और भी दोबारा वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज के लिए इतना ही और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। हम दोबारा जल्दी आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। नमस्ते।